हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की वीडियो जो आप देख रहे हो बाबू, क्लास 12 के बच्चों के लिए, जितने भी प्यारे बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, सेम आज का ये हिंदी का वायरल पेपर अच्छे से देख लीजिए। सेम ऐसा ही आपका हिंदी का पेपर आने वाला है। आज की इस वीडियो में जो आप पेपर देख रहे हैं, इसका फुल सॉल्यूशन अच्छे से इसको पढ़ लेना बाबू। अगर 95 फोड़ना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में इस पेपर का देख लीजिए। एक कई क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन उत्तर के साथ पूरा जानकारी इस वीडियो को देने वाले हैं। तो आज की वीडियो एकदम बेहतर होने वाली है। तो इस वीडियो से जितने भी क्वेश्चन मैं बताने चाह रहा हूँ बाबू, अच्छे से बस शुरू से अंत तक देख करके पढ़ लीजिए। और हिंदी में 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की जो वीडियो आप देख रहे हो एकदम बेहतर होने वाली है। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसका पीडीएफ भी हम आपको देने वाले हैं बाबू। तो डोंट वरी, शुरू से अंत तक जरूर समझिए और आज की इस क्लास को बेहतर सा कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बाबू, आपका जो पेपर आएगा सेम इसी फॉर्मेट में 2025 वाला रहेगा। जैसे अनुक्रमांक लिखने के लिए आता है, सेम यहाँ पे नाम लिखने के लिए आता है ना, सेम चीजें इसी फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मुद्रित पृष्ठों की संख्या 12 पेज में आपका पेपर आने वाला है। इसी तरीके से ये कोड दिया है 2025 के बच्चों के लिए, वायरल हिंदी का ये पेपर है। सेम इसी तरीके से पेपर कोड रहेगा और यहाँ से आपका मेन जो पेपर है स्टार्ट होगा। मेरे प्यारे रसगुल्लो, ध्यान समझना है मेरी बात को और अच्छे से क्वेश्चन को करना है। जैसे कि समय 3 घंटे 15 मिनट जैसे पेपर में मिलता है, सेम वैसे। और पूर्णांक जो रहेगा हिंदी का आपका 100 नंबर का ये पेपर रहेगा बाबू। ठीक है, तो अच्छे से समझ लीजिए और निर्देश आपको पढ़ के ही क्वेश्चन को करना। ठीक है, निर्देश जरूर पढ़ना है ताकि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, कितने खंड में करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना तो नहीं है ना। सारी चीजें निर्देश में निर्देशित किया जाता है। फर्स्ट नंबर, प्रारंभ के 15 मिनट बच्चों इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है, अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है ना। सेकंड नंबर, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड रहेंगे बाबू। कितने खंड? और दोनों खंड के सभी प्रश्नों को उत्तर देना आवश्यक है। अगर कोई क्वेश्चन छोड़ देंगे तो नंबर कट जाएगा भाई। तो इसी पेपर के जैसा सेम हूब टू हूब आपका भी पेपर आने वाला है प्यारे बच्चों। चलिए अब पेपर के सॉल्यूशन की तरफ लेकर चलते हैं और सभी लोग ध्यान से एक एक क्वेश्चन का अपने मन में आंसर कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कितना सही किया है, क्योंकि अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से खंड क। खंड क में बाबू ध्यान समझिएगा 50 नंबर का और खंड ख में भी 50 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए पहला क्वेश्चन का क नंबर दिया है इसमें कि कल्पलता निबंध संग्रह है। कल्पलता जो है ये निबंध संग्रह है किसका? डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे आंसर लिख दिया हूँ ताकि पीडीएफ दे दूँ तो आराम से कोई दिक्कत ना हो, आंसर भी ना खोजना पड़े, आराम से तैयारी बेहतर कर पाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कल्पलता निबंध संग्रह किसकी है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बाबू, आपको हिंदी में कोई तो ट्रिक होता नहीं है ना, कोई तो फिजिक्स है नहीं, केमिस्ट्री है नहीं कि न्यूमेरिकल में कोई ट्रिक बता दिया जाए, बट यहाँ पे हिंदी है और हिंदी को समझ के इसका डायरेक्ट आंसर करना है। ठीक है, तो कल्पलता निबंध संग्रह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है ना, डी नंबर ऑप्शन। इसी तरीके से ख नंबर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की यानी बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है? यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता देना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? ललित निबंध की। किस निबंध की मेरे प्यारे बाबू? ये ललित निबंध का हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ग नंबर की तरफ चलेंगे और ध्यान से समझना है, एक एक क्वेश्चन को रिवीजन करना है। लिखा है ना कि निम्न में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में हर एक साल पूछा जाता है। एक क्वेश्चन फिक्स है बाबू कि निगेटिव क्वेश्चन जरूर डालेगा, यानी कि उसमें निगेटिव का मतलब नहीं जरूर लगा के पूछेगा। हर एक साल पूछता है कि इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो यहाँ पे चंद या में चारू चंद लेख है, यहाँ पे पुनर्नवा है और यहाँ पे अनामा दास का पोथा है, तट की खोज है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसी टाइप से दिया रहेगा। चारों में से कोई एक ही उपन्यास है जो नहीं है, जो किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो तट की खोज, तट की खोज जो आप देख रहे हो ना, डी नंबर, ये सही है। और ये सारे के सारे जो है आपकी किसका है? उपन्यास के रूप में जो आता है, ये सही आंसर की तरफ जाएंगे तो तट की खोज हो जाएगा। ठीक है ना बाबू। अगला क्वेश्चन घ नंबर पे चलते हैं, ध्यान से करना मेरे लल्लू।
प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से मेरे विचार कृति के लेखक, यहाँ पे मेरे जो विचार हैं, ये मेरे विचार कृति जो है, इस कृति के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो प्रोफेसर जी है सुंदर रेड्डी, इनका नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, यानी कि पहला ही विकल्प हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सही। कोई डाउट तो नहीं है ना प्यारे बच्चों? अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ के याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंक नंबर, निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई की रचना, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन कि हरिशंकर परसाई जी हैं, इनकी रचना कौन सी हो सकती है, इस टाइप से पूछा है ना। तो तब की बात और थी, यहाँ पे तीसरा जो विकल्प आप देख रहे हो बाबू, तब की बात और थी, ये हरिशंकर परसाई जी की क्या है? रचना है। अच्छे से समझ के याद करना है, ठीक है। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दूसरा, अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा 5 क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, यानी कि गद्य साहित्य से 5 क्वेश्चन हम लोगों ने गद्य साहित्य से कर लिया ना बाबू। ऐसा ही क्वेश्चन बन के आएगा पेपर में, हूब टू हूब छाप लेना दिमाग में। चलिए दूसरा के क नंबर पे ध्यान दीजिएगा, हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है, पूछा है ना, हरिऔध जी का प्रिय प्रवास कौन सा है? फर्स्ट नंबर, संयोग श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य, संयोग श्रृंगार पे आधारित जो महाकाव्य है इसी पे आधारित है। अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलते हैं आगे के क्वेश्चन में प्यारे बाबू। ओ बाबू ध्यान देना मेरे बाबू, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन होगा दूसरा के ख नंबर, क्या पूछा है इसमें कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि निम्न में से मैथिली षडगुप्त की रचना नहीं है। ये नहीं वाला जब आता है ना तब बच्चों का दिमाग हिला देता है भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। नहीं वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों से गलती हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना कि सिरधराज हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इत्यलम जो है इसका होगा, अनघ अंघ ये भी होगा और प्रदक्षिणा ये भी होगा। बट जो आप देख रहे हो फर्स्ट ऑप्शन सिरधराज, ये मैथिली षडगुप्त जी की रचना नहीं है, इसलिए फर्स्ट नंबर विकल्प इज द राइट ऑप्शन, ठीक है बाबू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्यारा सा क्वेश्चन है दूसरा के ग। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है मेरे बाबू, पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ना। जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य यानी कमैनी में सर्गों की संख्या, ये तो चुटकियों में आप लोग देखते ही उड़ा देंगे। हमको पूरा पता है कि कमैनी जो है सर्गों की संख्या सबको मालूम है कि नहीं, 15 होता है। कितने होता है प्यारे बाबू? 15 होता है ना, सबको जानकारी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घ नंबर देखिए, दूसरा का घ है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति यानी कि जो उर्वशी है, इस उर्वशी पर पुरस्कार मिला था। किस तरह का पुरस्कार? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार या भारतीय पुरस्कार, या आगे थोड़ा सा और है, थोड़ा सा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या है, सी नंबर यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सभी को मालूम है ज्ञानपीठ पुरस्कार पर इनको मिला था। किस पे मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार पे। जो रामधारी सिंह दिनकर है, इनकी काव्य कृति जो उर्वशी है, इस पे पुरस्कार मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन मेरे प्यारे बाबू, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्लीन, ठीक है। चलते हैं, चलिए यहां से आगे कोई डाउट नहीं है। अंगा नंबर क्वेश्चन को ध्यान समझना मेरे बाबू, क्या लिखा है इसमें? यहाँ पे सचितानंदन हीरानंदन वात्स्ययन अगे किस सप्तक में संग्रहित है, यानी कि किस सप्तक में संग्रहित है? तो तार सप्तक में। सभी को मालूम है ना बाबू, तार सप्तक में संग्रहित किया गया है इनको। तो अच्छे से इन सारे प्रश्नों का आंसर आप कर लीजिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन पद साहित्य से आपने कर लिया ना बाबू, और प्लस गद्य साहित्य से, गद्य साहित्य प्लस पद दोनों से मिलकर के 10 नंबर का 10 बहुविकल्पी आएगा। आराम से इसी फॉर्मेट में रहेगा, छाप लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन, जो कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होगा। दिख रहा है ना बाबू? चलिए, कहा है इस प्रश्न में कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे, और 5 प्रश्न जब करेंगे तो 10 नंबर एकदम आसानी से ले लेंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे इस ट्रिक से इस गद्यांश को सॉल्व करेंगे और कैसे पहचानेंगे कि किस पार्ट से गद्यांश दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पूरे अच्छे से कि मुझे मानव जाति की दुर्गम
निर्गम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। क्या रहा है? साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है और वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती और चली आ रही है। ठीक है, न जाने कितने यानी धर्मचारियों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को क्या करती रही? धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ती है। ठीक है बाबू, और संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है, संघर्ष कर कर के। और हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। ठीक है बाबू, और देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है और सब कुछ में यानी कि मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, यानी कि शुद्ध कुछ भी नहीं है। और शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्गम यानी कि जीविका है, जीने की इच्छा है कि हम बहुत ज़्यादा दिन तक जिए, यही तो है मनुष्य के अंदर। और वह गंगा की अबाधी अनगाह धारा के सामने सब कुछ को यानी कि देखिए हजम करने के बाद भी यानी कि पवित्र हैं। सभ्यता और यहाँ पे क्या है बाबू कि सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है और धर्मचार का संस्कृत थोड़ी देर तक ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि इस धारा से क्या हो रहा है, इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्गम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवन शक्ति को यानी समर्थ बनाता है उतना उसका अंग यानी बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार यानी कि मदन देवता का गर्व खंडन किया है बाबू। आप देख रहे हैं महाकाल में कितनी शक्ति है। धर्मराज के यानी कारागार में क्रांति मचाई है और यमराज की निर्दय यानी कि तारल्य को पी लिया है। ठीक है, और विधाता के सर्व कर्तव्य के अभिमान को चूर्ण किया है। आप इस पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से जब पढ़े हैं तो आपको कुछ न कुछ ट्रिक मिल गया होगा कि भाई किस पार्ट से हैं। ये देखिए सभ्यता पूछा है ना, इसमें आराम से सभ्यता और संस्कृति किस पार्ट से आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। अब इसमें 5 क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों का आंसर आपको आराम से देना है। पहले नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्या इसमें कि मनुष्य की जीवन शक्ति कौन सी है। इसी गद्यांश में से इस प्रश्न का आंसर भी देना है। भटकना बिल्कुल नहीं है कि सर हमें मालूम नहीं कि इसका आंसर कैसे करेंगे। तो इस प्रश्न का सारे 5 प्रश्नों का आंसर इसी गद्यांश में देना है बाबू। ध्यान समझिए, मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है। तो मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी यानी कि निर्मम है। आपको इसमें दिया था कि नहीं, आपने पढ़ा कि नहीं? जब मैं लेकर के जाऊंगा वहां पे दिखाऊंगा, टाइम थोड़ा लगेगा बट समझ स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ इस प्रश्न का आंसर इसी में से लिखना है। तो मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है? बड़ी निर्मम है भाई, बहुत निर्मम है लोगों का हृदय। दूसरा प्रश्न, महाकाल क्यों धन्य है? महाकाल इसलिए धन्य है कि यहाँ पे क्या किए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं, जस्ट पढ़ा है ना बाबू। यहाँ पे महादेव के बारे में हम लोगों को पढ़ा ना कि मदन देवता का गर्व खंडन किया है। समझ रहे हैं ना, महाकाल जो है। आराम से समझिए, इन सारे प्रश्नों का आंसर इसी में दिया है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान समझिए क्या लिखेंगे उत्तर यहाँ पे कि महाकाल इसलिए धन्य है क्योंकि उन्होंने काम के गर्व को तोड़ा और मानव समाज के कल्याण के लिए विष को भी पी लिया। यानी कि देखा ना, भोलेनाथ ने जो विष था उसको पी लिया। तो नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं, जो उनका नीला हो गया कंठ, उस विष के वजह से। आप लोग देख रहे हैं ना कितना बड़ा योगदान है भोलेनाथ के। यहाँ पे देखिए अनाहत और कारागार का क्या अर्थ है। अनाहत जो है इसमें गद्यांश में है और कारागार जो है इस गद्यांश में, दोनों का अर्थ क्या होगा बाबू, ये पूछा गया है।
तो यहाँ पे लिखेंगे अनाहत जो घायल ना हुआ हो, जो घायल ना हुआ हो उसको अनाहत कह लेंगे। और कारागार का मतलब सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जेल को कारागार बोला जाता है। कोई डाउट तो नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आराम से एक एक क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही पेपर में छाप के दिखाना है आपको। अब यहाँ पे पूछा है ना कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश पे चलते हैं फटाफट से, और तब से हम लोग इसकी व्याख्या आपको समझा देंगे कि कैसे इसकी व्याख्या करना है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है और शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्मम आजीविका यानी कि जीविका जीने की इच्छा है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ हो, हजम करने के बाद भी पवित्र है। तो यहाँ तक, यहाँ सबसे यहाँ तक का 2 लाइन का जो अंडरलाइन किया है, इस अंडरलाइन का मतलब क्या होगा, इसका भाव क्या होगा, आप व्याख्या करके बताइए। वही चीज पेपर में पूछता है। तो आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा ना, तो इसमें कुछ है नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है तो लिखेंगे यहाँ पे कि प्रस्तुत पंक्ति लेखक को जीवन में प्राप्त नवीन, नवीन का मतलब होता है नया, शक्ति और उपलब्धि में अथवा सभी प्रकार की वस्तु में मिलावट दिखाई देता है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, आजकल की जो प्राकृतिक का चीजें हैं उसको भी नष्ट कर दिया है मनुष्यों ने, और उसमें मिलावट करके एकदम अपना बनावट बना दिया है। सभी वस्तुएं अशुद्ध हो चुकी हैं। यदि कोई वस्तु शुद्ध प्रतीत होती है तो वो है सिर्फ मानव द्वारा अपने जीने की प्रबल इच्छा। हर एक मनुष्य चाहता है कि हम न मरें, अधिक से अधिक दिन तक जिए, यही तो इसके अंदर की भावना है, शुद्ध भावना है, यही इच्छा है। ठीक है, अब तक गंगा जिसकी धारा निरंतर बिना किसी को घात पहुंचाए, अब तक गंगा की जो धारा है निरंतर चल रही है और किसी को बिना घात पहुंचाए अपनी शांत धारा से सभी को पवित्र करते हुए सदैव बहती रहती है। देख लीजिए गंगा माँ की कितना शुद्धिकरण है। गंगा माता में किसी भी निस्वार्थ भाव से वो माँ सबसे प्रेम करती है, बिना घात पहुंचाए हुए सारे जीव पर दया करती है। 5 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे प्यारे बच्चों। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है ना कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक और उनके लेखक का नाम बताइए। सर ये भी क्वेश्चन पेपर में आपको कहीं ना कहीं पहले ही पर दिखाई दे दे तो घबराना नहीं है मेरे शेर, आराम से उत्तर लिखिएगा। उपर्युक्त गद्यांश अशोक के पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। या इसी चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, पाठ, क्या लिखेंगे बाबू, पाठ के, यहाँ पर पाठ का नाम लिख लीजिए, यहाँ पे पाठ का नाम एक लिख लीजिए। पाठ के लेखक कौन होंगे, पाठ के लेखक, ध्यान समझना मेरे प्यारे बच्चों, पाठ के लेखक आराम से अभी जस्ट हम जब समझाएंगे एकदम आराम से लिखना है। क्या लिखेंगे, पाठ के नाम लिख लीजिएगा। तो अशोक के फूल से, किससे, अशोक के फूल से, किससे हैं प्यारे बच्चों, अशोक के फूल, अशोक के फूल आप देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा चैप्टर। इसके राइटर कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या लिखेंगे, हजारी प्रसाद, आराम समझिए बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यही ना है इसके राइटर। आप चाहें तो इस तरीके से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं प्यारे बच्चों। पाठ के नाम अशोक का फूल, पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं या संदर्भ भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर नहीं काटने वाला एग्जामिनर है। ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन खत्म होता है। अब यहाँ से एक और नया क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। ये भी 10 नंबर का आएगा। 5 क्वेश्चन तो इसमें भी रहेंगे लेकिन ये पद्यांश रहेगा। इस धाराशाही जग का क्रम समझिए मेरे प्यारे बच्चों, इस धाराशाही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्यम शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, ठीक है, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शक्ति का यह रजत हास। आपने इतना पढ़ा, थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जगजीवन के करणाधार,
चिर जन्म मरण के आर पार शाश्वत जीवन नौका विहार। देखिए प्यारे बच्चों, कौन सा पाठ से है? पाठ का नाम का कीवर्ड आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल जाएगा। देखिए नौका विहार। बाबू ध्यान दीजिएगा, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतत्व दान। ठीक है बाबू, इस तरीके से पढ़ लीजिएगा आराम से। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, आंसर करना है। यहाँ पे पूछा है ना कि जग का क्रम कैसा है। जग मतलब होता है संसार, जिस संसार में हम लोग व्याप्त कर रहे हैं, अभी हैं, इसी को जग बोलते हैं। तो जग का क्रम कैसा है? संसार का क्रम गंगा की धारा के समान है। जैसे गंगा की धारा यहाँ से निकल के आगे बढ़ती जा रही है, वैसे ही संसार में प्रत्येक लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं लगातार। यही चीज तो लगा है क्रम में। दूसरा है प्रश्न, इस पद्यांश के अनुसार क्या क्या तथ्य शाश्वत हैं? क्या क्या ऐसी तथ्य हैं जो शाश्वत रूप में हैं? तो लिखेंगे उत्तर की संसार में जिस प्रकार जल का उद्गम, जैसे जल का उदय होता है, उद्गम होता है, प्रवाह और संगम, ये तीनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, उसी प्रकार जीवन का उद्गम यानी उदय, विकास, गति और मृत्यु निरंतर चलती रहती है। सभी को मालूम है ना कि जीना भी है, मरना भी है। जो जन्म ले लिया है निश्चित है कि उसको मरना है। तो ये निरंतर प्रक्रियाएं चल रही है भाई, ठीक है ना। ये चीजें आपको लिखना है प्यारे बच्चों, ऐसे लिख लेंगे ना, डाउट तो नहीं है ना। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? प्यारा सा क्वेश्चन है कि रजत हास और करड़ाधार का क्या अर्थ होगा सर? तो यहाँ पे लिखेंगे कि रजत हास का अर्थ होगा कि चांदी जैसी हंसी। कैसी? चांदी जैसी हंसी, यानी कि चांदनी की जैसी हंसी हो। और करड़ाधार का अर्थ होगा जन्मदाता, जिसने हमें जन्म दिया, उसी को पालन पोषण करने वाला बोल सकते हैं। आराम से इस तरीके से लिख लीजिएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलते हैं पहले तो पद्यांश में, तब जाके ना पता चलेगा कि कौन सा ऐसा है जो अंडरलाइन किया हुआ है कि नहीं। चलते हैं यहाँ पे, क्या है क्वेश्चन? हे जगजीवन की करड़ाधार, हे जगजीवन जिन्होंने हमें इस जग में जीवन दिया है, चिर जन्म मरण के आधार पे, यानी कि जन्म लिए हो तो मरना तो है ही, शाश्वत जीवन नौका विहार। तीन ही लाइन तो अंडरलाइन किया है, दिख रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों। और इसी लाइन की व्याख्या क्या होगी, इसका भाव क्या होगा, आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है ना बाबू? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लिखेंगे कि संसार की करड़ाधार, जो करण धरण करने वाला है, देख रेख जन्म दिया है वो ईश्वर, तुम जन्म मरण के परे हो इससे भाई, तुम तो जानते हो। किंतु इस संसार के प्राणियों का जीवन रूपी नौका विहार तो निरंतर चलता रहता है। निरंतर क्या होता रहता है? चलता रहता है। संसार में जो आए हैं उनको जाना है, ठीक है ना। अर्थात जीवन का क्रम जो है कभी भंग नहीं होता। आप तो जानते हैं करड़ाधार, इस तरीके से व्याख्या कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं है ना। चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में है, 5वां नंबर। क्या है क्वेश्चन? लिखा है ना प्यारे बच्चों कि उपर्युक्त पद्यांश की पाठ और शीर्षक, उनके कवि नाम बताइए भैया, शीर्षक का नाम बताइए, एवं कवि जो है इस पाठ के, इसका नाम बताइए। तो यहाँ पे पद्यांश के शीर्षक नौका विहार मैंने बता दिया, इसके राइटर सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। या उस तरीके से लिख सकते हैं पाठ का शीर्षक नौका विहार, और शीर्षक के रचयिता या नाम कौन लिखे हैं इसके, तो सुमित्रा नंदन पंत जी। कोई डाउट नहीं है ना बाबू, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्या है क्वेश्चन? लिखा है ना बाबू कि 5 के क में कि निम्नलिखित में साहित्यिक परिचय किसका भैया? लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, जो कि अधिकतम शब्द का सीमा है 80 शब्दों में मेरे प्यारे बच्चों देना है। यहाँ पे 5 नंबर आपको मिलेगा। पेपर में ऐसे ही ऑप्शन दिया रहेगा कि डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का लिख लीजिए, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का लिख लीजिए, या
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख लीजिए। 3 विकल्प दिए हैं आपके फेवर में, 3 विकल्प हैं और इस तीनों में से किसी एक को जो आपको याद हो बहुत अच्छे से उसी पे लिखना है। चलिए लिखते हैं, दिखाते हैं कैसे लिखना है, थोड़ा सा आप ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्या है प्यारे बच्चों, किसके बारे में बता रहे हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपको छोटा सा मैं बात बताऊंगा इसमें जिस पे गहन ध्यान करना है। किसी भी लेखक का हो या कवि का जीवन परिचय जब आप लिख रहे हैं ना बाबू, तो उसमें सबसे मेन पॉइंट क्या होता है जीवन परिचय में? उनका जन्म किस सन में हुआ, पहले नंबर, उनके पिता का नाम क्या है, उनके माता का नाम क्या है, उनका जन्म स्थान कहाँ पे है, कौन कौन सी पढ़ाई किए हैं, जो और उनका मृत्यु सन क्या है, ये चीज पे विशेष ध्यान देना है। एग्जामिनर इस पे ज्यादा ध्यान देता है और इसी चीज को आपको ब्लैक पेन से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। चलिए अब्दुल कलाम पे हम लोग देखेंगे। मिसाइल मैन सभी लोग पढ़े हैं निम्न क्लासों में कि मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। अब यहाँ पे लिखेंगे मिसाइल मैन के रूप में भारतीय जनता समेत समस्त विश्व में लोकप्रिय भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को यानी धनुषकोडी गांव में यानी कि रामेश्वर तमिलनाडु में एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। आप सभी लोग पढ़े होंगे ना प्यारे बच्चों, इनका जन्म जो है 1931 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब देखिए आर्थिक अभाव में पल रहे कलाम ने अपनी शिक्षा की राह की सारी मुश्किलों का डटकर सामना किया तथा डीआरडीओ से जुड़कर तदंतर इसरो में, किसमें भैया? इसरो जो होता है ना, इसरो के फील्ड होता है ISRO, इसरो में भी मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर भारत को परमाणु शक्ति की तौर पर विकसित किया है। देख रहे हैं ना, एपीजे अब्दुल कलाम अपने इस जीवन काल में अपने भारत के लिए कितना बड़ा योगदान करके गए हैं, सिखा के गए हैं कि आप भी कुछ करिए अपने जीवन में। ठीक है ना बाबू? और इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी अपने प्रेरक प्रसंगों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भावी पीढ़ी जो है खासकर बच्चों से साझा करने का समय वे निकाल लिया करते थे। और ऐसे ही 27 जुलाई को, किस जुलाई को मेरे प्यारे बच्चों विशेष ध्यान देना है, मृत्यु का सन 27 जुलाई 2015 ईस्वी को भारतीय प्रबंधन संस्थापक यानी कि शिलांग मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान पर यानी कि हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। जब मैं 12th में पढ़ रहा था उसी समय, मैं कोचिंग में पढ़ रहा था ऑफलाइन में भाई, उसी समय ये सूचना आया कि एपीजे अब्दुल कलाम की जो हृदय आघात से मृत्यु हो चुकी है। तो हम लोगों ने शोक भी मनाया था उस समय, मुझे काफ़ी अच्छे से याद है। आप लोग अच्छे से याद कर लेना प्यारे बच्चों, ऐसे ही पेपर में इनका जीवन परिचय जो है लिख लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है ना। थोड़ा सा आगे अब बताएंगे क्या क्या चीज़ें लिखना है इसमें। ठीक है, अब देखिए भैया, इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम विंग ऑफ फायर, सॉरी, और यहाँ पे देखना बाबू, एन ऑटोबायोग्राफी इनगानाइट यानी माइंडस और एन लिविंस द पावर बिथनई इंडिया आरोहण प्रमुख स्वामी जी के। यहाँ पे देखिए साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, कलाम की प्रेरणादायक कृतियाँ हैं। ये सारी उनकी ही क्या है प्यारे बच्चों, ये सारी जो चीज़ें आपने पढ़ा ये सारी की सारी उनकी द्वारा लिखी गई कृतियाँ हैं। और कलाम उच्च कोटि के वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति और प्रेरणादायक व्यक्तित्व, मानवता के पुजारी तथा भारतीय युवाओं के हृदय के सम्राट थे। इतना लिख लीजिएगा, रचना हो जाएगा। हेडिंग लगा के भी लिख देंगे रचनाएं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख लेंगे प्यारे बच्चों। अब आराम से इस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय लिख लीजिएगा। मेन चीजें मैंने बता दी है, किस पे ध्यान देना है वो चीजें आप ध्यान से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन इसी में है, क्या है भाई, ध्यान देना है कि निम्नलिखित पूछा है ना इसमें कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि
कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख जो काव्य कृति है उस पे प्रकाश डालना है भाई। इसमें भी आपको 80 शब्दों में 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी पे लिख लीजिए, या जयशंकर प्रसाद जी पे लिख लीजिए, या महादेवी वर्मा जी पे लिख लीजिए। तो आप तीनों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय 80 शब्दों में शुद्ध स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे। कोई डाउट नहीं है ना बाबू? अच्छे समझिए मेरी बात को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि कैसे लिखेंगे इनका जीवन परिचय। ठीक है, ध्यान दीजिए। किसके बारे में पढ़ रहे हैं भैया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिऔध हैं, इन्हीं का शॉर्टकट नेम है हरिऔध। इनका जीवन परिचय लिखेंगे कि द्विवेदी युग के प्रतिनिधि साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी। याद रखना मेरे लाल, 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में जिला आजमगढ़, कौन सा जिला है? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा। और फारसी माध्यम से शिक्षा की शुरुआत करने वाले उपाध्याय ने स्वाध्याय के बल पर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत पर यानी कि समान अधिकार प्राप्त किया। और आजमगढ़ के मेडिकल स्कूल में भी अध्यापक, कानूनी और काशी विश्वविद्यालय में यानी अवैतनिक शिक्षक के पद पर कार्य भी किया है। और लास्ट में क्या हुआ कि 6 मार्च 1947 ईस्वी में इनका जो है देहावसान हो गया, यानी कि इनका मृत्यु हो गया। तो मेन पॉइंट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है जीवन परिचय में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और परिजात, चुभते चौपदे, यहाँ पे रस कलश, और यहाँ पे अधलिखा फूल, और ठेठ हिंदी के ठाठ। यहाँ पे देखिए रुक्मणी परिमाण, इनकी सभी प्रसिद्ध क्या है? रचनाएं है। या इसी चीज को यहाँ पे हेडिंग लगा दीजिएगा, रचनाएं हेडिंग ब्लैक पेन से लिख के आगे डॉट का चिन्ह देखिए, यही चीजें छाप दीजिएगा अपने लैंग्वेज में। थोड़ा मॉडिफाई आप भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब यहाँ से आपका ये जीवन परिचय खत्म होता है। ये क्वेश्चन क्या है भाई? ध्यान दीजिएगा, लिखा है ना क्वेश्चन नंबर 6, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों, ये 80 शब्दों में इसका आंसर आपको करना है, अथवा पंच लाइट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पे प्रकाश आपको डालना है। तो किसी एक ही चीज पे आपको ध्यान रख करके लिखना है, 80 शब्दों में लिखना है, तब जाके 5 नंबर मिल पाएगा मेरे से। तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। आप लोग बहादुर पे भी पढ़ सकते हैं या पंच लाइट पे भी पढ़ सकते हैं, दोनों कहानी बेहतर हमको लगती है। और ध्रुव यात्रा तो एकदम बेहतर है ही है। तो तीनों में से फिक्स है कि किसी एक को अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो काम कंप्लीट, कोई डाउट नहीं है ना। चलते हैं आगे क्वेश्चन, हाँ आगे वाला क्वेश्चन पे चलेंगे। और ये भी क्वेश्चन एकदम बेहद ही खतरनाक है भैया। क्या लिखा है? 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, जो कि शब्द का सीमा 80 शब्दों में इसको भी लेना है। 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है भाई। आप ध्यान देने मेरी बात को। आप जो ये क्वेश्चन 7 नंबर पढ़ रहे हैं, ये हिंदी के खंड क का आखिरी क्वेश्चन है। अब तब से खंड ख स्टार्ट होगा। तो आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये जो खंड क का 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं, इस जिला वाइज आता है भाई। जिला वाइज आप किस जिले से हैं, आपके जिले में सर बोले होंगे, जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, बोले होंगे कि आपके लिए इस जिले का क्वेश्चन यही याद करना। तो आज सभी लोग ध्यान रखना, आप किस जिले से हैं भाई। आप लोग थोड़ा सा अपना अपना जिला जो है कमेंट कर देना, अपना अपना जिला कमेंट कर दो मेरे भाई मेरे कमेंट कर दो, ताकि मैं देख लूँ किस जिले से हैं, और उसी के हिसाब से आपको रिप्लाई दे दूं कि हाँ भाई आप इस जिले से हैं, आपके लिए क्वेश्चन एकदम बेहतर है। अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। आराम से 7वां क्वेश्चन के लिए कमेंट कीजिए जिला। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, जो कि खंड ख से स्टार्ट होगा। ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये 7 नंबर का ही क्वेश्चन है, जिला वाइज जो आता है, ठीक है। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हाँ यहाँ से ये देख रहे हैं ना, खंड जो आपका ख है, खंड ख में अब हम लोग प्रवेश कर लिए हैं।
एंट्री मार चुके हैं, 50 नंबर की तैयारी करेंगे तो करेंगे भाई, छोड़ेंगे ही नहीं। चलिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। है ओए भैया शांति से रह ले। चलिए क्या है इसमें, खंड क दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ, ध्यान रखना, हिंदी में अनुवाद, ध्यान रखना, दो चीजें पूछा है। संदर्भ जब लिखेंगे ना तो 2 नंबर, अनुवाद जब करेंगे तो 5 नंबर, टोटल करके 7 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। और कैसा है क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। संस्कृत का गद्यांश दिया है भैया, लिखा है ना कि धन्योड़म भारत देशम, धन्य है वो भारत के देश के वाहम, यत्र समुलतस्य यानी कि जनमानस यानी सवपावनी यानी कि भव्य भव श्रद्धाविनी, शब्द संदोह क्या है भैया, पासविनी सुर भारती। अब इसका अर्थ हम लोग अभी संदर्भ के बाद इसकी व्याख्या करेंगे, जस्ट पहले तो पढ़ लो भाई। अब देखिए विद्यमान से यहाँ पे निखिलेश वड़ी यानी वाणयसु अस्याह, वर्णम यहाँ पे सर्वेष्ठम, यहाँ पे सुस्पनम च वर्तते। इसके बाद है यमेव भाषा संस्कृतनाय माणिम पी लोके पाथिता अस्ति। इसके बाद है अस्माकम रामायण, यहाँ पे महाभारत वैतिहासिक ग्रंथ। इसके बाद चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद। इसके बाद अष्टा यहाँ पे देखिए स पुराणिनी अन्यानी च महाकाव्य नाट्य दिनी। अब अस्य मनवे यहाँ पे देखिए अस्यामेव यहाँ पे है भाषायम लिखितानि संति। इसके बाद है यमेव भाषा सर्वास्मयम भाषणम जननीति मन्यते यानी भाषाय तत्वविरिधि। बाबू देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, संस्कृत है ना थोड़ा सूटेबल और इसको रिपीट करने से बेहतर हो जाता है। बट आप लोग इसका मतलब समझिए, ये संस्कृत का गद्यांश ऐसा ही आएगा। और इस गद्यांश का यहाँ पे क्या लिखेंगे, संदर्भ कि प्रस्तुत अवतरण संस्कृत यानी दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया है महत्तम, जो आपका चैप्टर है उसी से ये लिया गया है। समझ में आ गया ना। इसका संदर्भ सुस्पष्ट लिख दीजिएगा। आगे इसमें अनुवाद इसी का करना है, अनुवाद भी थोड़ा देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये अनुवाद आपको बस हेडिंग लगा देंगे, अनुवाद धन्य है यह भारत देश, यहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित हो रही है। आज सभी वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही आज संस्कृत के नाम में संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद है, 18 परमाणु और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषण में लिखे गए हैं। और यही भाषा सभी यानी कि आर्य भाषाओं की जननी है, माता है, भाषा वैज्ञानिक द्वारा मानी जाती है। इस तरीके से इसका अनुवाद कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं 8 का ख है। ये 8 का जो आप ख देख रहे हो बाबू, ये दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में क्या करना है, इसका अनुवाद करना है प्यारे बच्चों। ये श्लोक बोलते हैं इसको, श्लोक, जैसे कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिया परे क्षणाम पारिकणम डयाम। इसके बाद खलस्य साधो विपरीतनमेय तज्ञानाय दनाय च रक्षणाय। अच्छे से इसको पढ़ लेना है, इसका संदर्भ लिख लीजिएगा। यहाँ पे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित की गई है बाबू। अच्छे से इसका संदर्भ लिख लीजिएगा और तब से यहाँ भी इसका अनुवाद भी कर लेना मेरे लाल। क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, अनुवाद का हेडिंग डाल के कि दुष्ट की विदा विवाद के लिए, दुष्ट की विदा जो है विवाद के लिए, और धन मद के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए होती है और धन दान के लिए होता है, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। लेकिन आजकल के जो लोग हैं इसका विपरीत, इसका उल्टा प्रयोग कर रहे हैं भाई, समझ रहे हो ना। चलिए भाई आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे और ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो। क्या है 9 नंबर कि निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखिएगा, इसका वाक्य में प्रयोग करिएगा। जैसे 1 2 3 4 दिया है ना, चारों में से किसी एक को करना है। जैसे ईद का चांद होना, नाक कटाना, का वर्षा जब कृषि सुखने, गंगा गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनदास। इसमें से किसी एक का ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, इसका अर्थ हो जाएगा। वाक्य में भी प्रयोग कर लेंगे। चलिए थोड़ा इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। ईद का चांद होना लिखा है ना, इसका अर्थ होगा बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ये तो हो गया 1 नंबर का काम। अभी आपने अर्थ लिखा है ना, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे कोई किसी से बहुत दिनों बाद मिलने आता है तो उसे ईद का चांद कहा जाता है। जैसे कि मैं ही बहुत दिनों के बाद पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बोलेंगे सर ईद का चांद हो गए हैं आप, क्योंकि पेपर खत्म होने के बाद 2 महीना कहाँ थे आप, क्योंकि मेरा भी पेपर तो चल रहा था भाई। और यही कारण है कि बच्चे के पास मेरी वीडियो नहीं जा पा रही है। तो वीडियो पहुंचाने के लिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, और मैं तो आपके लिए काफ़ी मेहनत करूंगा। शेयर कीजिए बच्चों में, और जो बच्चे प्यारे बच्चे हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे चीज़ का एक कदम बेहतर तरीका समझाएंगे। तो तोड़ तोड़ के समझाएंगे बाबू, सबके पास जोड़ दीजिए, ठीक है। ये सारे यहाँ पे नाक कटाना का अर्थ क्या हो जाएगा, इज्जत दाना। इसका वाक्य प्रयोग, पोल खोलते ही सबके सामने उनकी नाक कट गई। क्या है बात। अगला है का वर्षा जब कृषि सुखने, दुख करके कोई फायदा नहीं। इसका अर्थ हो जाएगा वाक्य प्रयोग, यदि समय रहते हुए किसी कार्य किया जाए तो कभी मुसीबत सामने नहीं आ सकती है। यही चीज़ है भाई, आराम से इस सारे चीज़ों को मुहावरा लोकोक्तियाँ को पढ़ लेना। ये गंगा गए गंगादास, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनदास। अपने स्वार्थ के लिए, इसी को बोलते हैं अपने स्वार्थ के लिए काम करते हो बस। और इसका वाक्य प्रयोग कर लेना भैया, ठीक है। अपठित गद्यांश आता है पेपर में, जो कि संधि विच्छेद करके विभक्ति वचन ये सभी को हटा दिया गया है। आप सभी को मालूम है इसके जगह पे रखा गया है एक अपठित गद्यांश। सभी मेरे लाल जान चुके होंगे, क्योंकि 2023 में भी आया था, 24 में भी आया था। तो एक अपठित गद्यांश आता है बाबू, ठीक है। और अच्छे से अपठित गद्यांश को पढ़िए, उसी में से उसका आंसर देना है। चलिए मैं ज़्यादा नहीं इस पर बात करूंगा, आप लोग समझदार हैं, काफ़ी समझदार हैं। ये देखिए क नंबर 11 है ना, 11 में क में निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करना है। जैसे यहाँ पे पहला है साला साला, साला साला लिखा है ना, साला का मतलब पानी का भार। यहाँ पे और यहाँ पे सप्त सत, लक्ष्य लक्ष्य, लक्ष्य लक्ष्य, अनिल अनिल। यहाँ पे कब व्यंग व्यंग। इसमें से पहला का यहाँ पे अर्थ बता देंगे। क्या बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या बताएंगे प्यारे बच्चों। साला का मतलब पानी का भाई, सॉरी पत्नी का भाई। साला मतलब पत्नी का भाई कह लेंगे, और साला मतलब घर, पाठशाला जो बोलते हैं जहाँ पढ़ने जाते हैं। तो यही चीज़ है। सप्त सात मतलब, सप्त का मतलब डूबा हुआ, सात का मतलब तो जानते हैं 7 संख्या अंकों में होता है। लक्ष्य मतलब लाख होता है, लक्ष्य मतलब उद्देश्य होता है। आराम से आप सभी को जानकारी है, आराम से एक एक चीज़ को मैं समझा देता हूँ। अनिल, अनिल का मतलब क्या होता है, वायु। अनिल का मतलब आग होता है, ठीक है। व्यंग का मतलब कटाक्ष होता है, और व्यंग का मतलब तीक्ष्ण होता है। आराम से कर लेंगे ना बाबू। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ख नंबर पे। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। इसी को अनेकार्थी बोला जाता है। कनक है, कर है, द्विज है। तो यहाँ पे उत्तर लिख लेंगे कनक का। कनक का मतलब सोना हो जाएगा, एक धतूरा भी हो जाता है, होता है ना बाबू, अच्छे समझ लीजिए। कर का मतलब हाथ हो जाएगा, शुल्क हो जाएगा। द्विज का मतलब ब्राह्मण हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। इन सारी चीज़ों से पहले आप तैयारी कर लीजिएगा, और पहले से जो बच्चे तैयारी किए हैं बेहतर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ग देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे है ना, बिना वेतन का काम करने वाला को क्या बोल सकते हैं, अवैतनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवैतनिक बोलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसको अक्षम बोलते हैं। अक्षम बोलते हैं ना बाबू। चलते हैं, इस सारे चीज़ों में कोई ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ना है। जो कभी ना मरे उसको अमर बोलते हैं भाई। अमर तो कोई है ही नहीं है, हम लोग को तो निश्चित है। बोलते हैं ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं
उन सभी लोगों का टिकट कंफर्म हो चुका है, कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है, इसलिए यात्रा का पूर्ण आनंद उठाएं। यानी कि जो आ गया धरती पे कंफर्म है कि वो मरेगा, तो इसलिए आराम से जिए, खुशी से रहिए, अच्छे से कोई भी काम कीजिए, एकदम जीवन आनंद बिताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला 4 नंबर, पैर से सिर तक, इसका मतलब अपाद मस्तक इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है घ नंबर। क्या है इसमें, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कि नहीं दो वाक्यों को शुद्ध करना है। दो वाक्यों क्या करना है प्यारे बच्चों, शुद्ध करना है। इसमें से ध्यान रखिएगा, गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था, अशुद्ध वाक्य है, तो गौतम की पत्नी का नाम अहल्या था, अहल्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, वह प्रातः काल के समय आया था, वह प्रातः काल आया था। ठीक है ना, समय इसमें गलत शब्द है, उसको हटा ही देंगे। ठीक, अगला इसमें क्वेश्चन है कि इस घटना की परीक्षा होनी चाहिए। इस घटना की क्या होनी चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए, तो इसका शुद्ध होगा इस घटना की जांच होनी चाहिए, परीक्षा नहीं भैया, इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, अगला है दीपक प्रज्वलित कर दो, प्रज्वलित कर दो नहीं, जला दो भैया, प्रज्वलित नहीं किया जाता है, जलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें है करुण अथवा वीर रस का लक्षण सहित उदाहरण। ये सभी लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा, करुण रस, वीर रस, उदाहरण सहित लक्षण पढ़ लेना, उदाहरण सहित सारी चीजें पढ़ लेना। इसका मैं एक अलग सा वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि 12 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये 12 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर का आता है रस अलंकार छंद से, तो पर्सनल एक वीडियो दूंगा और ट्रिक के साथ मजेदार वीडियो आएगी, तो इसमें नहीं शामिल कर रहा हूँ, इसको हटाइए। अब यहाँ हम अलग से इसका वीडियो लेके आएंगे भैया, यमक अथवा रूपक, ये सारी चीजें आपको अलग से वीडियो में लेके आ रहे हैं। ठीक है, चिंता नहीं करिएगा, आराम से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोहा जो है चौपाई, इसका अलग, मतलब पूरा 6 नंबर की एक वीडियो आ रही है। बस आगे बढ़ते हैं, ये देखिए क्या है 13 नंबर क्वेश्चन, क्या है बाबू कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में लिपिक पद के रिक्त स्थान पर आपको नियुक्ति कराना है, तो उस कॉलेज के प्रबंधक को एक पत्र लिखिए, या अथवा में भी दिया है भैया कि अपने गांव में स्वच्छता एवं सफाई कराने हेतु क्षेत्र के उप जो जिला अधिकारी हैं, इनको एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इस तरीके से पेपर में आएगा, और ये भी प्रार्थना पत्र 6 नंबर का आता है, 6 नंबर पक्का करवा देते हैं अभी जस्ट, आप लोग आराम से इसको समझिए। क्या है देखिए, लिखेंगे बाबू, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में कॉमा लगा के श्रीमान उप जिला अधिकारी मऊ, यही फॉर्मेट होता है आपको निबंध पत्र लेखन लिखने का। आराम से इस तरीके से लिखिएगा। मेन पत्र लेखन में विषय होता है कि किस विषय पे ये पत्र लिखा गया है। कोई एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है, वो सबसे पहले आपकी जो विषय है उस पर ध्यान देता है कि बच्चा भाई विषय लिखा है कि नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो फतेहपुर गांव के स्वच्छता एवं सफाई हेतु क्या कर रहे हैं हम, ये पत्र दे रहे हैं सर, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा आपको ऊपर करके दिखा देते हैं कैसे लिखना है। लिखेंगे महोदय, क्या लिखेंगे भैया, महोदय सेवा में सविनय निवेदन है कि फतेहपुर गांव में बरसात का पानी भर जाने से गांव यानी नारकीय स्थिति में पहुंच गया है। नारकीय यहाँ पे क्या होता है, नारकीय, नरक की जैसे दिखाई देने लगता है, वही चीज। और गांव में जगह जगह गलियों सड़कों पर पानी भरा हुआ है, और चौराहों पर कूड़े के ढेर लगे हैं, तथा नालियों का पानी घरों में घुस रहा है सर, इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं सर। आपको इसी तरीके से लिखना है। और थोड़ा सा आगे बता देता हूँ, लिखेंगे क्या, अतः मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ या आपसे निवेदन करता हूँ कि ग्रामवासियों को जल भराव से छुटकारा दिलाने एवं सफाई की समुचित व्यवस्था कराने की निर्देश नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय को दिए। और क्योंकि अब यह गांव जो है नगर पालिका की सीमा में आ गया है, ठीक है, आशा है कि आप त्वरित मतलब तुरंत कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर। और यहाँ पे दिनांक लिख दीजिएगा भाई, जिस तारीख को आप पेपर दे रहे हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया हूँ 10/4/2019, आप लिख दीजिए 10/4/2024, 25 लिख दीजिएगा। और भवधी में लिख दीजिएगा, जो भेजने वाला अबसदा लिख लेंगे, अपना नाम नहीं लिखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े ना भैया, चलिए सर, हो जाएगा ना, आप छोड़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए।
निम्नलिखित, लास्ट यही पेपर का क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये 9 नंबर का आता है निबंध सर, ठीक है। इससे पदोन्नति में आरक्षण का औचित्य इस पे लिख सकते हैं, या दूरदर्शन से लाभ या हानि, इस पे ही मैं बताऊंगा, कोई चिंता ना करिए मेरे सर। यहाँ पे देखिए और भी दिए हैं, 5 दिए रहेंगे टॉपिक। पर्यावरण संरक्षण एवं वनस्पतियाँ, आतंकवाद कारण और निवारण, इसके बाद मेरा प्रिय साहित्यकार। आपको इन सारे टॉपिक्स पे क्या करना है प्यारे बच्चों, निबंध अच्छे से पढ़ लेना है। देख रहे हैं ना कितने नंबर का निबंध है, ये 9 नंबर का निबंध है सर। तो अच्छे से इस निबंध को पढ़ लीजिए। मैं वीडियो भी बना दिया हूँ पर्सनल, बहुत सारे निबंधों की, एक एक वीडियो में एक एक निबंध बताया हूँ ट्रिक से, कि जो निबंध नहीं याद है भैया तो छोड़ के नहीं आइए, उसको ट्रिक लगा लीजिए, कुछ अपने से भी दिमाग लगा के हेडिंग के अनुसार लिख दीजिए, छोड़ के नहीं आना बिल्कुल। उसका वीडियो में ट्रिक वाला डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, या मेन चैनल पे चाहिए, जब स्क्रॉल करके वीडियो देखेंगे फटाक से दिखाई देगा, सामने प्रकट हो जाएगा देवता, आराम से देखिएगा सर। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कहाँ पे जाना है, टेलीग्राम पे। क्या लिखेंगे भैया, टेलीग्राम में आपको सर्च करना है क्या, डीके सर क्लासेस। क्या करेंगे, डीके सर क्लासेस, क्या कर लेंगे भैया, डीके सर क्लासेस। जैसे ही सर्च करोगे मेरे शेर, आराम से ज्वाइन हो जाओगे। वहीं पे तो इसका पीडीएफ का भरमार दे रहे हैं हम, उसमें जाइए। वह व्हाट्सअप चैनल, या व्हाट्सअप चैनल डीके सर क्लासेस से भी चलता है व्हाट्सअप चैनल, वहाँ पे भी मिल जाएगा। और वहाँ पे मुझसे चैट भी कर सकते हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतर से बेहतर की तलाश में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।